आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डेंगू की इन्फेक्शन को पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। टेस्ट के बारे में बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट किस टाइम पे करवाना है। आपको लगता है कि आपको डेंगू हो सकता है, आपने इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करवाया, टेस्ट का करवाने का समय गलत है और आपका रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स नेगेटिव आ गया कि उसने बताया कि आपका अंदर कोई डेंगू नहीं है, लेकिन एक्चुअल में डेंगू है, तो इसको फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं कि उसने आपको झूठी तसल्ली दे दी कि आपको डेंगू नहीं है, लेकिन एक्चुअल में डेंगू चल रहा है। तो अगर सही समय पे टेस्ट नहीं करवाओगे तो फॉल्स नेगेटिव के चांसेस होते हैं और आपको ओवर एश्योरेंस हो सकती है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए सही समय चुनना बहुत ज़रूरी है और समय के अनुसार सही टेस्ट चूज़ करना वो बहुत ज़रूरी है डेंगू के केस में। तो इसी के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि आपको कौन सी इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में आखिर तक रुकेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर करने के बारे में सोचेंगे, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगेगा तो ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं डेंगू के बारे में ब्रीफली 2-4 बातें बता देता हूँ। डेंगू बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है। इसकी अपनी एक फैमिली होती है, फ्लेवी वायरस, और ये 4 भाइयों का ग्रुप होता है। 4 भाई साथ साथ रहते हैं, हम साथ टाइप। तो डेंगू डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 ये इनका फैमिली नेम है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि इन चारों भाइयों के बीच में आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक मरीज़ को एक इन्फेक्शन हो गया है, मान लीजिए डेन 1 की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तो उस मरीज़ को डेन 1 की वजह से भविष्य में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा डेन 1 की वजह से। और डेन 1 क्या होता है, अपने दूसरे भाइयों की इज्जत करता है, तो वो थोड़े टाइम के लिए उस मरीज़ में उन दूसरे भाइयों से भी इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्शन देगा। वो कहेगा कि जो है उनके सम्मान में। तो अगर डेन 1 का इन्फेक्शन हो गया है तो ज़िंदगी भर डेन 1 का इन्फेक्शन नहीं होगा, और कुछ महीने 3, 4, 6 महीने तक बाकी सारे डेन 2, डेन 3, डेन 4 उनका भी इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके इतना ही सम्मान है, उसके बाद फिर दूसरी इन्फेक्शन हो सकती है। अगर पहले आपको डेन 1 इन्फेक्शन हुआ है या डेन 2 या कोई भी एक डेन से इन्फेक्शन हुआ है डेंगू के एक वायरस से, तो बाकी वायरस का अगर इन्फेक्शन भविष्य में जब कभी होगा तो वो सीरियस रूप ले सकता है, मिक्स्ड इन्फेक्शन जिसको बोल सकते हैं, या फिर एक बार पहले इन्फेक्शन किसी और से हुआ, अब दूसरे वाले से हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन भयंकर रूप ले सकती है। इसके अंदर हेमरेज होने के, शॉक में जाने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छी बात ये रहती है कि ज़्यादातर कंट्री में सेम ही टाइप का जो है डेंगू जो सीरोटाइप है वो घूमता रहता है। कभी कभी जब दिल्ली में एक बार आउटब्रेक हुआ था तो उस सिचुएशन में फिर जो है 1-2 मिलके मिक्स होके इन्फेक्शन करते हैं, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। बात रही लक्षणों की, तो लक्षण इसके जो है 5 से 10 दिन के बीच में, मिनिमम 3 और मिनिमम 12-13 दिन के बीच में इसके इन्फेक्शन के लक्षण आ जाते हैं। जब आपको मच्छर काट लेता है उसके बाद में लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में डेंगू अपने आप ठीक हो जाता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, पता ही नहीं चलता कि डेंगू का इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। कोविड में भी ऐसा ही होता है। तो लेकिन जो थोड़े परसेंटेज लोग होते हैं उन्हीं को हॉस्पिटल जाना चाहिए, उन्हीं को हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की ज़रूरत होती है। और ये बात मैं इसलिए ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ एम्फेसाइज़ करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, आप अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, आपको डेंगू का इन्फेक्शन हुआ, आपने चेक किया कि डेंगू कंफर्म है, तो आपको ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की अभी, लेकिन आप जाके हॉस्पिटल लेट गए हैं, तो ये सोचे समझे बिना कि हो सकता है ये बेड किसी और दूसरे मरीज़ के काम आ जाता जिसको वाकई इस हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत थी। लास्ट में अपनी मुद्दे की बात शुरू करने से पहले जो सबसे इस वीडियो का मुद्दा है, एक बात बताना चाहता हूँ कि जब डेंगू के मरीज़ों में बुखार होता है तो बुखार जब तक चल रहा होता है तो मरीज़ उतना सीरियस नहीं होता, लेकिन जब बुखार उतरता है तब सबसे ज़्यादा सीरियस होता है मरीज़। इसको हम लोग कन्वेलेसेंट फेज़ कहते हैं, और जिस टाइम पे मरीज़ को ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसका टेस्ट का कैसे करना चाहिए। तो डायग्नोसिस बनाने की बात करें तो सबसे पहले कुछ लक्षण जो हैं वो डेंगू में जो है ख़ास तौर से होंगे। हड्डियों में दर्द जो है बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा लगेगा कि हड्डियाँ जो है टूट चुकी हैं, टूट रही हैं हड्डियाँ। आँखों के पीछे दर्द, आँखें जब हिलाते हो तो उसके पीछे दर्द लगता है, और काफ़ी तेज़ बुखार होता है। तो ये तो है कि डेंगू में
बुखार कैसे होता है, कैसे मोटे तौर पे लक्षण होते हैं। कुछ लोगों में हल्के हल्के चकते दाने वगैरह भी आते हैं। अब बात करते हैं कि इसके को पहचानना कैसे। तो लक्षण के आधार पे कुछ कोशिश करी जा सकती है। और दूसरी बात है कि इसके टेस्ट कौन से करने हैं। टेस्ट के लिए समय बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट के लिए तीन चीज़ें हम लोग देखते हैं बेसिकली। एक तो देखते हैं सबसे पहले एक चीज़ होती है वायरस, कि वायरस आपकी बॉडी में आया तो हम वायरस को चेक कर सकते हैं कि वायरस है या नहीं है। दूसरा, वायरस को हम लोग एंटीजन के तौर पे भी, इसकी वजह से जब डेंगू का इन्फेक्शन होता है उसके अंदर NS1 एंटीजन निकलता है हमारी बॉडी से। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे ही होता है, क्योंकि प्लेटलेट जो होती है वो हमारे खुद की प्लेटलेट की दुश्मन बन जाती है और वो फिर NS1 एंटीजन डेवलप करवाना शुरू कर देती है और इसी एंटीजन को चेक करके डेंगू का कन्फर्मेशन होता है। तीसरा होता है कि आप जो वायरस को ही जो है आप बॉडी में आया, उसके बाद में उसकी एंटीबॉडी बनी, उसके खिलाफ हमने एंटीबॉडी बनाई, उन एंटीबॉडी को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। पहला हम लोग वायरस को चेक कर सकते हैं, NS1 एंटीजन को चेक कर सकते हैं, और तीसरी बात है हम लोग एंटीबॉडी को चेक करते हैं। इन सब को करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो जो 4 तरीके से हम इसको बांटते हैं। सबसे पहले तो जो है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं जो ज़्यादातर मार्केट में मिलते हैं और लैब में अवेलेबल होते हैं। ये क्या करता है, आजकल अलग तरह की किट आती है। इसमें एक तो NS1 एंटीजन चेक करते हैं जो ब्लड में निकलता है, फिर एक उसके लिए एंटीबॉडी निकलती है IgM, M का मतलब मेगा, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है। IgM सबसे पहली एंटीबॉडी होती है। जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो सबसे पहले भाग के यही जाती है, सबसे मजबूत है ना, तो सबसे पहले भाग के यही जाती है उस इन्फेक्शन को मारने के लिए। तो अगर आपके शरीर में ये इन्फेक्शन IgM आ रहा है, इसका मतलब है कि हाल फिलहाल में इन्फेक्शन हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि आज इन्फेक्शन हुआ और तुरंत एंटीबॉडी आई। पहले बॉडी उसको पहचानेगी, हाँ ये बाहर का सौदा है, इसको मारने की ज़रूरत है, फिर IgM एंटीबॉडी को ऑर्डर देती है कि चलो भैया इसको भगाओ बाहर। तो इसको बनने में, इसको ब्लड के अंदर आने में 4-5 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए इसका टेस्ट जो है 6 या 7वें दिन के बाद किया जाता है। ख़ास तौर से 5वें दिन के बाद ये टेस्ट जो है किया जाता है। एक होता है IgG एंटीबॉडी। IgG एंटीबॉडी ये होती है कि भैया ये शाही एंटीबॉडी होती है, ये तो थोड़ा बाद में आती है और ये लंबे टाइम तक रहती है। इसको ये बताती है कि अगर मैं ब्लड में हूँ, इसका मतलब है कि इंसान को अभी इन्फेक्शन नहीं हुई, ये पुरानी इन्फेक्शन है। मेरा काम तो इतना है कि भाई दोबारा कभी कोई इन्फेक्शन आ गई सेम टाइप की तो मुझे उसे मार भगाना है, क्योंकि IgM एंटीबॉडी ने अपना काम कर दिया। उसने मुझे बता दिया है कि ये है फ़ोटो उस वायरस की जो दोबारा आएगा तो उसे मारना है। तो IgG जो बताता है वो पुरानी इन्फेक्शन के बारे में बताता है, IgM नई इन्फेक्शन के बारे में बताता है। NS1 एंटीजन जो है उसका हिस्सा होता है, एक एंटीजन सिक्रीट होता है, उसको डिटेक्ट करता है। तो ये तो हो गया रैपिड डायग्नोस्टिक। आजकल जो किट आती है उसमें ये तीनों चीज़ों का पता लगता है। बट NS1 एंटीजन जो है वो पहले 5 दिन में ही अगर उसको चेक किया जाए तो उसका फ़ायदा होगा। IgM एंटीबॉडी है वो 6-7वें दिन पे अगर हम उसको करते हैं, 7वें दिन के बाद करते हैं तो IgM एंटीबॉडी आती है। IgG एंटीबॉडी तो बाद में आती है। IgG एंटीबॉडी हम करते इसलिए हैं कि ये जानने के लिए कि भैया बंदे को अभी फ़िलहाल का इन्फेक्शन नहीं है। किसी को IgG नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि इसको अभी हाल फिलहाल में इन्फेक्शन नहीं हुआ है। हाल फिलहाल इन्फेक्शन के लिए NS1 एंटीजन पॉजिटिव है और IgM पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हाल फिलहाल में उसको इन्फेक्शन आया है। ठीक है। दूसरा होता है कि हम लोग RT-PCR कर सकते हैं। RT-PCR बहुत ही किफ़ायती टेस्ट है, बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम लगाती है, स्किल्ड बंदा चाहिए, कॉस्टली है, हर जगह पे उपलब्ध नहीं होता है और इनफैक्ट गवर्नमेंट के लिए तो पॉसिबल नहीं होता कि हर जगह पे ये फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाए। मेडिकल कॉलेजेस में ही होती है ज़्यादातर ये फैसिलिटी। तो ये टेस्ट जो है आम तौर पर अवेलेबल नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि वायरस का लोड चेक किया जाता है कि वायरस कितनी मात्रा में वायरस जो है हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। कन्फर्मेटरी टाइप का टेस्ट होता है, बट इसकी आम तौर पर ज़रूरत नहीं होती करने की, अवेलेबल भी नहीं होता। फिर उसके बाद में आता है कि हम जो है बॉडी से वायरस का कल्चर ही कर दें, कि सैंपल लिया वायरस का कल्चर कर दें। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि वायरस का कल्चर नहीं हो सकता। वायरस का कल्चर होता है, वायरस को कल्चर किया जाता है, ग्रो करके देखा जाता है कि यही वायरस तो है या नहीं। बट ये तो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होती ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में
मौजूद होती है। ये ख़ास तौर से तब इस्तेमाल में आती है जब पहली बार कोई इन्फेक्शन आती है, तो उसको पहचानने के लिए, शुरुआती इन्फेक्शन को पहचानने के लिए बड़ी बड़ी रिसर्च के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक टेस्ट आता है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट भी बेसिकली वही काम करता है जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट करती है। रैपिड डायग्नोस्टिक किट का ही एक तरह का बड़ा फॉर्म, रिफाइंड फॉर्म होता है एलाइजा। इसमें भी NS1 एंटीजन डिटेक्ट करते हैं हम लोग, IgG टेस्ट करते हैं, IgM टेस्ट करते हैं, और ये भी उसी तरीके से उतने ही टाइम पे इफ़ेक्टिव रहता है जितने टाइम पे रैपिड डायग्नोस्टिक किट। NS1 एंटीजन के लिए वही 5 दिन के अंदर और बाकियों के लिए 7 से 10 दिन के अंदर ही इसका पता लग जाता है। बट इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये भी कॉस्टली होता है, इसको रिपोर्ट आने में भी टाइम लगता है, और रैपिड डायग्नोस्टिक किट जो है सैंपल रिपोर्ट जो है जल्दी दे देती है। तो बेसिकली हमारे पास में एलाइजा और रैपिड डायग्नोस्टिक किट होती है, वो दोनों सेम से काम करती है, बट कॉस्ट का फ़र्क है, टाइम का फ़र्क है, इफ़ेक्टिवनेस का फ़र्क है कि कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। डेफिनेटली एलाइजा ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी उससे, बट वो महंगा है, जल्दी से मिलता नहीं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग रैपिड डायग्नोस्टिक किट की बात कर सकते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक किट सिर्फ ये बताएगा कि हाँ इन्फेक्शन है या नहीं है, लेकिन एलाइजा टेस्ट है वो ये तो बताएगा कि इन्फेक्शन है या नहीं है, साथ में ये भी बताएगा कि एंटीबॉडी का टाइटर कितना है। अगर एंटीबॉडी का टाइटर 4 गुना से ज़्यादा है तो कंफर्म हो जाता है कि इन्फेक्शन है, फिर तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो इस इन्फेक्शन पे ही फोकस करने की ज़रूरत होती है। आमतौर पर अगर इनके इफेक्टिवनेस की बात करी जाए कॉमन मैन की टर्म में, अगर मेडिकल टर्म में बात करी जाए तो सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और वो सब चीज़ें होती है। बट ये कहें कि कोई टेस्ट कितना इफेक्टिवली किसी चीज़ को पहचान सकता है, तो जितने भी रैपिड डायग्नोस्टिक किट आते हैं, बहुत सारे किट अवेलेबल हैं, लेकिन सभी तो उतने अच्छे नहीं होते। बट जेन्युइन जो टेस्ट आते हैं, गवर्नमेंट भी जिनको प्रिस्क्राइब करती है, उनके 90% से ऊपर ही वो रिज़ल्ट जो अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि इनका परिवार है फ्लेवी वायरस, उस परिवार के दूसरे मेंबर से भी इन्फेक्शन हो गई है आपको, जो आपको नुकसान तो नहीं कर रही है, लेकिन टेस्ट पे कई बार वो पॉजिटिव आ जाती है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव का एक कारण हो सकता है। उसने बताया कि आपको डेंगू का इन्फेक्शन है, बट एक्चुअल में आपको डेंगू का इन्फेक्शन नहीं होता। सो लगभग 5 से 10% के करीब ऐसे केसेस भी होते हैं। और कई बार फॉल्स नेगेटिव भी आता है। फॉल्स नेगेटिव ये आता है कि अगर आपने टेस्ट का जो करने का टाइम गलत चुना है तो गलत हो सकता है। जैसे कि अगर आप एंटीबॉडी जो है शुरुआती 1 या 2 दिन में ही करोगे तो वो नहीं आएगी, नेगेटिव आएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए NS1 एंटीजन, IgG, IgM तीनों को एक साथ भी टेस्ट किया जाता है ताकि वो कन्फ्यूज़न ना रहे। करने के लिए इसके आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप खाली पेट जाओ या कुछ खा के जाओ, या दिन में किसी स्पेसिफिक टाइम पे टेस्ट करने की ज़रूरत है, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप कभी भी जाके इस टेस्ट को करवा सकते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक किट जो है 15 से 20 मिनट में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। आप तक पहुंचने में मैक्सिमम आधा से 1 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा इससे ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। अब बात आती है कि आपका टेस्ट हो गया, आपने कंफर्म भी हो गया, तो इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि टॉर्निकेट टेस्ट होता है। कुछ लोगों में इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर ही करते हैं, टॉर्निकेट बांधा जाता है। कुछ एरिया में देखा जाता है कि बांधने के बाद में दाने जो आ रहे हैं वो कितने दाने आ रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए किया जाता है। फिर इसके अलावा हीमेटोक्रिट वैल्यू चेक की जाती है, क्योंकि हीमेटोक्रिट वैल्यू का ये होता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है ब्लड की, क्योंकि वाटर लॉस होता है या लीकेज होती है, तो वेसल्स के अंदर ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और उसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो वो भी एक तरीका होता है ये सब करने का। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि लीवर भी काफ़ी कुछ अफेक्ट होता है इसके अंदर। सो ये थे सारे टेस्ट जो डेंगू के बारे में उसको डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेंगे।